हेलो एवरीवन, हम हैं शिखा और अमर और ये है हमारा वर्ल्ड जहां मिलेगा सब कुछ। कभी ट्रैवल, कभी एडवेंचर, कभी खाना तो कभी बनाना और कभी कभी जस्ट मस्ती। हर वीडियो एक नई कहानी, एक नई वाइब। सो इफ यू लव वैरायटी एंड वांट फन विद अ ट्विस्ट तो सब्सक्राइब करो और चलो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन। आज के ब्लॉग में हम आपको नेपाल की कैपिटल काठमांडू लेकर चलते हैं। आप यहां तक कैसे पहुंचेंगे, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। हमारा सफ़र शुरू होता है जनकपुर के रामानंद चौक से। यहीं से हमें काठमांडू तक के लिए गाड़ी मिलेगी। तो चलिए हम पहले गाड़ी लेते हैं। हमने इमोन एसी हाउस से एक गाड़ी लिया है। यहाँ से हम काठमांडू तक जाएंगे। अब हम गाड़ी में बैठेंगे तो हमारी जर्नी शुरू हो जाएगी। तो देखिए हमारी जर्नी शुरू हो गई है। अब हम काठमांडू के लिए निकल पड़े हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि रामानंद चौक से काठमांडू तक जाने के लिए आपको 12 बजे तक ही गाड़ी मिलेगी। यहाँ बहुत सारी कार सर्विस है, तो आप अपना टिकट 12 बजे से पहले करवा लें। इसके बाद सिर्फ आपको बसें ही मिलेंगी और रात की जर्नी थोड़ी रिस्की होती है, तो दिन में ही सफ़र करना सही होगा। एक कार से काठमांडू पहुंचने में 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। इस बीच गाड़ी 2 बार रुकेगी। एक बार नाश्ते के लिए गाड़ी 10 मिनट के लिए रुकती है। उसके बाद फिर से शाम को 4 बजे के करीब में गाड़ी आधे घंटे के लिए रुकेंगी। आप वहां पे नाश्ता कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। हमारी गाड़ी भी एक होटल के पास आकर के रुक गई है जिसका नाम है रमतार। यहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया। वैसे तो मेनू में ढेर सारे आइटम थे, मगर हमने वेज फ्राइड राइस विथ सॉसेज ट्राई किया। राइस तो अच्छा लगा, पर सॉसेज कुछ खास नहीं था। खाना खाने के बाद हम फिर से निकल पड़े हैं काठमांडू की ओर। यहाँ की सड़कें थोड़ी दूरी पर ही मुड़ती है। इसको देखने से आपको वॉमिट हो जाएगा, इसीलिए रास्तों को देखना अवॉइड करें और अपने आप को टीवी या मोबाइल में बिजी कर ले। वॉमिट आने पर कार में पॉलीथीन रखे हुए होते हैं, आप उसी को यूज करें। लंबी जर्नी होने की वजह से हम लोग बहुत थक गए थे। रात के 8 बजे हम काठमांडू पहुंच गए। हमने होटल लिया, खाना खाया और जल्दी ही सो गए। अगले दिन हम सुबह सुबह पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन को गए। ये पशुपतिनाथ मंदिर का दक्षिणी एंट्रेंस है। हम यहीं से अंदर गए। पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर जाने पर हमने देखा कि यहाँ की दीवारों पर शिव की आकृतियाँ बनाई गई हैं। हमने इसे अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे थे। आकृतियों में नंदी की आकृति और शिव के अनेक रूपों की आकृति को दर्शाया गया है। क्या आपको पता है कि इस मंदिर का नाम पशुपतिनाथ मंदिर क्यों पड़ा? तो आइए हम आपको बताते हैं। कहते हैं कि भगवान शिव पशुओं के रक्षक है, इसलिए इस मंदिर का नाम पशुपतिनाथ मंदिर पड़ा। मंदिर में जैसे ही हमने एंटर किया तो हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे कबूतर थे। लोग यहाँ पे कबूतर को दाना दे रहे थे और लोग इसके सामने खड़े होकर के तस्वीरें भी ले रहे थे, इनका वीडियो बना रहे थे। सुबह सुबह पक्षियों को देखने से मन बड़ा खुश हो जाता है। अब हम आ गए हैं पशुपतिनाथ मंदिर के एंट्रेंस पे, जहाँ पे हमने पूजा का डाल ले लिया है। अब हम अंदर पूजा दर्शन करने के लिए जाएंगे। मंदिर के अंदर फ़ोटो लेना सख्त मना है, इसीलिए हम लोगों ने बाहर आकर के अपना फ़ोटो वीडियो लिया। अगर आप तस्वीरों के शौकीन हैं तो आप यहाँ पे अच्छी अच्छी तस्वीरें ले सकते हैं। मंदिर से निकल करके हम पार्वती मंदिर की ओर चले गए। पार्वती मंदिर की ओर निकलने के वक्त भी हमने बहुत सारी तस्वीरें ली। वहाँ से एक बहुत ही लंबी सीढ़ी जाती है, जहाँ से हम पार्वती मंदिर की ओर जाएंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर का दृश्य आपको दिखा देते हैं। ये वो सीढ़ी है जिससे हम पार्वती मंदिर की ओर जाएंगे। ये बहुत ही लंबी सीढ़ी है जो पहाड़ों को काट करके बनाई गई है। वैसे तो हम सीढ़ियाँ चढ़कर थक गए थे, पर कहते हैं ना, मंजिल पे पहुँचने की खुशी ही अलग होती है। तो हम पहुँच गए हैं पार्वती मंदिर के पास। पार्वती माता मंदिर के प्रांगण में ढेर सारी गायें भटक रही थी और पहाड़ पे ये मंदिर होने की वजह से बंदर भी यहाँ ढेर सारे थे।
पार्वती मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ के सबसे अच्छे प्लेस पे आए, जहाँ से आप पशुपतिनाथ मंदिर के बैक साइड को देख सकते हैं। हर कोई यहीं से तस्वीर लेता है क्योंकि मंदिर के प्रांगण में तस्वीर लेना मना है। पशुपतिनाथ मंदिर के ठीक पीछे ही शमशान घाट है, जहाँ पे लाशों को क्रियाक्रम करने के बाद इसे जलाया जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर भागमती नदी के किनारे पर बनाया गया है। इसे 1979 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। ये एक हिंदू टेम्पल है। मंदिर में दर्शन अच्छे से हो गया और हमने ढेर सारी तस्वीरें भी ले ली है। तो चलते हैं, कुछ नाश्ता कर लेते हैं। हमने नाश्ते में थुप्पा और मोमो खाया। हमारा नाश्ता हो गया है। अब हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है बौद्ध स्तूप। हम लोग यहाँ तक जाने के लिए बस लेंगे। ये हमारे होटल से 11 किलोमीटर दूर है। कहते हैं कि 1979 से ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में से एक है और यह दुनिया में सबसे अधिक देखा जाने वाला बौद्ध स्थल है। इस स्तूप में कश्यप बुद्ध की राख को दफनाया गया था। कहा गया है कि इस स्तूप में बिना दिल में कोई द्वेष रखे जो भी इसका परिक्रमा करता है उसे अच्छा कर्म प्राप्त होता है। तो चलिए हम लोग भी इसमें बिना कोई द्वेष रखे परिक्रमा कर लेते हैं। यह बौद्ध स्तूप 36 मीटर ऊंचा है और इसका कला का सुंदर उदाहरण भी दिया गया है। इस स्तूप के बारे में माना जाता है कि जब इसका निर्माण किया जा रहा था तब इस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा था। इसलिए पानी न मिलने के कारण ओस की बूंदों से इसका निर्माण किया गया था। अप्रैल 2015 में आए भूकंप में इसका स्तूप का शिखर गंभीर रूप से टूट गया था। नवंबर में फिर से इसके शिखर का पुनर्निर्माण किया गया। 2016 में फिर से इसे देखने के लिए खोल दिया गया है। ये स्तूप बहुत दूर में फैला हुआ था। इसका परिक्रमा करने में ही हम लोगों को 15 से 20 मिनट लग गया। परिक्रमा पूरी करने के बाद जब हम बाहर आए तो हमने देखा कि यहाँ पे भी कबूतर ढेर सारे थे। लोग यहाँ पे अपनी तस्वीरें ले रहे थे और कुछ लोग पक्षियों को दाना खिला रहे थे। हमने भी पक्षियों को दाना खिलाया। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे कुछ तस्वीरों को यादों के तौर पे संजो लिया जाए, तो हमने यहाँ तस्वीरें ले ली। बौद्ध स्तूप घूमने के बाद हम लोग उसके पास के पार्क में चले गए। ये बौद्ध स्तूप के पीछे ही है। यहाँ बेहद ही शांत माहौल था। यहाँ की शांति हमें बहुत पसंद आई। हम लोग यहाँ 1 घंटा रुके। उसके बाद हम लोग वापस अपने होटल आ गए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। और भी जानकारी के साथ हम लेकर के आएंगे नया व्लॉग। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और एंजॉय करते रहिए हमारे साथ इस सफ़र को। होटल पहुंचने के बाद हमने सबसे पहले वहां से चेकआउट किया। चेकआउट करने के बाद हम लोग वहां से बाहर आए। बाहर आकर के हमने खाना खाने का सोचा। पहले खाना खाने के लिए हम लोग गए, खाना खाया और उसके बाद हम लोग रात के लिए निकल पड़े। बस पकड़ने के लिए हम लोग गोंगपू बस पार्क आए। हमने सुपर डिलक्स एसी बस किया जिसका किराया 1200 रुपये पर व्यक्ति था। बस का किराया ज़्यादा होने की वजह से इसमें फ्री का वाईफाई और पानी की बोतल्स भी दी जा रही थी। काठमांडू घूमने के बाद अब हम पोखरा जा रहे हैं। काठमांडू से पोखरा जाने में भी 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। हमारी गाड़ी जब रात को 9 बजे खुली तो सुबह के 6 बजे हम लोग वहाँ पहुँच गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।